तो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस आज लेके आ गया हूँ क्लास 11th मैथमेटिक्स का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करके जाइए एंड जितना भी पिछला वरदान है ना, आप वो सभी देख के जाइए। आप उस क्वेश्चन की जगह प्रैक्टिस करके गए, देख लीजिएगा एग्जाम में उससे कितना ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ये गारंटी है ना। आप जब दे के आइएगा एग्जाम और फिर आप क्वेश्चंस मिला लीजिएगा, जितने भी वरदान सीरीज के क्वेश्चंस हैं आप उनको मिला लीजिएगा, एक बार देखिएगा उन्हीं कॉन्सेप्ट में से सारी चीजें आई होंगी। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है आप सभी के लिए। तो चलिए फटाफट से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप 25 में से कितने क्वेश्चन करने लायक हो चुके हो। है ना, इस बार थोड़ा लेट हो गया क्योंकि की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, बट कोई बात नहीं, हम वापस से आ गए हैं और फटाफट से चीजें करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इसको देखिए और बताइए कैसे होगा। The product of a non-zero number is an a product of non-zero number and an irrational number is। आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट आएगा नॉन जीरो नंबर और एक इरेशनल नंबर का, वो क्या हो सकता है। ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज ऑलवेज रेशनल, रेशनल और इरेशनल, या वन। क्या हो सकता है आपको फटाफट से बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप पॉज करके लगा सकते हैं या फिर आप साथ में भी चल सकते हैं अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑलवेज इरेशनल। हाँ जी हाँ, ऑलवेज इरेशनल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर। अब देखो नॉन जीरो नंबर क्या होता है कि जो जीरो नहीं हो, जैसे कि 1 2 3 4। अब जैसे इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे अगर मैं बात करूँ रूट 3, रूट 3 एक तरह का इरेशनल नंबर है, तो 1 इंटू रूट 3 फिर से वही हो जाएगा 2 इंटू रूट 3। मतलब उसको कुछ भी कर दो प्रोडक्ट नॉन जीरो का, तो ये रेशनल ही रहेगा। ठीक है, यही कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अच्छा ध्यान से देखना, क्वेश्चन जैसे पढ़ता हूँ वैसे ही पढ़ा करिए आप लोग भी, है ना। कि डेटा आप लोग हमेशा अपने कॉपी में आप नोट कर लिया करिए। जैसे अगर आप सीएचएस का एग्जाम दे रहे हो उस वक्त भी आप जो है बगल में पेंसिल से सारा डेटा क्वेश्चन का नोट कर लीजिए। उससे क्या होगा, लगाने में आसानी की, बार बार पलटना नहीं पड़ेगा पेज। तो दो नंबर का एलसीएम दे दिया गया है 1200। और बताना है आपसे कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। सोचिए, उसका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है 500। अब कैसे, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, जैसा कि हम सभी जानते हैं एलसीएम जो है या दो से अधिक नंबर का जो भी होता है, देखो ध्यान से, वो उसके एचसीएफ से तो डिवाइड होगा ही ना। जो उसका एलसीएम है उसके एचसीएफ से तो डिवाइड होना ही चाहिए। जैसे 1200 डिविजिबल बाई 600 200 400, बट नॉट डिविजिबल बाई 500। समझ रहे हो, तो ये इसका आंसर है। ध्यान से क्वेश्चन देख लो, एलसीएम दिया दो नंबर का 1200, तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। तो नहीं होने के क्या चांस हो सकते हैं, यही। तो ये एटलीस्ट जो उसका एचसीएफ हो दो नंबर का उसको डिवाइड तो करे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो उसको डिवाइड तो करेगा ही। यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, हमें ये नहीं पूछा कि एचसीएफ कौन सा है कि नहीं है, लेकिन कौन सा नहीं हो सकता इसकी गारंटी क्या दोगे। तो 500 हो ही नहीं सकता। चलिए बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, खुद से देखिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान है। एक सेमिनार में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश, जर्मन एंड संस्कृत यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, 45 75 135। फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड टू हाउस। ठीक है, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी accommodated and they should be of the same language। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। आपके सामने चार ऑप्शन रख दिए गए, 13 28 17 19। देखते हैं इसका आंसर कौन लगा पाता है खुद से। 25 में से आप देख के जाइए कितना आप कर पा रहे हैं ना, यही सब तो होता है। देखिए आपने पढ़ चुके होंगे, बस आपको लगाते चले जाना है। और जिसको आंसर नहीं समझ में आए, एक्सप्लेनेशन समझिए, खुद से फाइंडिंग करिए। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में, कॉम्पिटिशन्स में आजकल पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस 17 इज द राइट आंसर। कैसे देख लेते हैं, देखो ध्यान से, सबका एचसीएफ आपको निकाल लेना है कॉमन। कॉमन निकालने के बाद 15 आगे यहाँ पे एचसीएफ। और तो गाइस यहाँ पे आपको कॉमन निकाल लेना है कि ईच रूम एकोमोडेट 15 पार्टिसिपेंट्स। ये चीज कॉमन से निकल गया।
अब टोटल नंबर ऑफ जो रूम चाहिए रिक्वायर्ड हर चीज हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पे आप डिवीजन डिवीजन करके आप यहाँ पे निकाल सकते हो पर्टिकुलर, है ना। तो 15 यहाँ 45, 15 × 5 = 75, 15 × 9 = 135, 59 या 135। तो यहाँ पे आप सभी को टोटल नंबर ऑफ रूम्स के लिए आप एडिशन कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 87, 97 एंड लीव्स 7 एज अ रिमाइंडर। 7 एज अ रिमाइंडर, यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा ग्रेटेड नंबर है जो डिवाइड कर देगा और 7 एज अ रिमाइंडर भी छोड़ देगा। देखो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये चीज बताना, है ना। इसका कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी नहीं कि ये सवाल अरे भैया ये तो ऐसे भी लगा सकते, ठीक है वो तरीका भी आप जानते रहिए, साथ में एक कोई मेथड है वो भी आप जानते रहिए। इसका करेक्ट आंसर है गाइस, देखिए 10, है ना। तो मुंह से भी आप निकाल सकते थे ऑप्शन रख के, लेकिन जो भी निकालना तो आप माइनस कर दीजिए, माइनस करके उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। अगर 7 यहाँ पे आपको लग रहा है रिमाइंडर आना था, तो 7 इन दोनों में से माइनस कर दो, 87 को और 97 में से। 80 और 90 का आप यहाँ पे एचसीएफ निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ कोन इज कट पैरेलल टू द बेस of it by a plane in two parts, then the shape of the top of the cone will be a। अगर हम लोग, देखो ध्यान से, जो इंग्लिश वाले पढ़ रहे हो है ना, आपको तो खुद से ही समझ के लगाना चाहिए पॉज करके, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है हम तो उसके लिए बैठे ही हैं, हम आपके लिए समझा रहे हैं क्वेश्चंस। तो एक कोन है जिसको पैरेलली हम लोग काट दिए, बेस के पैरेलल काट दिए हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में। बताइए जो टॉप होगा कोन का वो किस तरीके का होगा। सर्कल, कोन इटसेल्फ, या क्यूब, या ट्रायंगल, क्या होगा जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर। बहुत आसान है। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, जिन्होंने सर्कल बोला गलत है, ट्रायंगल तो होगा नहीं। देखो, कोन खुद से ही वो मतलब फिर से कोन बन जाएगा। आप इसको समझने के लिए कुछ ऐसा समझ सकते हो, जैसे कि मान लो ये कोन है, ठीक है, अब ये कोन है। अब आपने बेस के जो है पैरेलल इसको काट दिया, तो ऊपर वाला जो बचा, भाई फिर से तो कोन ही बचा ना, फिर से तो वो चीज कोन ही बच गया। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, आप डायग्राम में देख सकते हो। अ कोन स्लाइस्ड बाई प्लेन पैरेलल टू द बेस, द टू पार्ट सेपरेटेड। नीचे वाले को फ्रस्टम बोलते हैं, ऊपर वाला फिर से कोन आपको दिख रहा है। इफ r is the radius of the sphere, then the surface area of the sphere is given by। बताइए सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे स्फीयर का। फॉर्मूला बताइए फटाफट से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि ये फॉर्मूला ही आपको ना पता हो, बहुत सारी चीजें हैं। आप इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो गाइस इसका आंसर है 4 पाई r²। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ वी चेंज, देखो कुछ भी गलत लगे, कुछ भी ऐसा लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना, कि भैया ऐसा वैसा, तो ठीक कोई बात नहीं, वो चीज सही हो जाएंगी। लेकिन अभी आप इन क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से। इफ वी चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्फीयर टू सिलेंडर, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी। बताइए फटाफट से, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज, या डबल। अगर आप कोई शेप है, स्फीयर है, तो उसको सिलेंडर आपने बना दिया, तो वॉल्यूम जो सिलेंडर का होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बराबर रहेगा, या फिर डबल हो जाएगा। नहीं, घटेगा बढ़ेगा नहीं, देखिए। रिमेन अनचेंज इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। द रेडियस ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बकेट, स्लैंट हाइट आपको दिया गया है। यहाँ पे रेडियस और टॉप, बॉटम और स्लैंट हाइट दिया गया है 35, 25, 8। कर्व सरफेस एरिया आप बकेट का निकाल दीजिए, कर्व सरफेस एरिया। बाल्टी, बाल्टी का कर्व सरफेस एरिया निकालिए। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट जिसका निकल जाए आप लोग फटाफट मिलाते चलते चाहिए। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 3430 स्क्वायर सेंटीमीटर। कुछ नहीं, फॉर्मूला रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चित्र बनाया करिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए, आंसर पाइए। अदरवाइज क्या होगा ना, फॉर्मूला बिना डायग्राम के आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। ऐसे वॉल्यूम वाले, क्यूब वाले, सरफेस एरिया क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, आप डायग्राम बना के फटाफट सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला अगर पता होगा तो। क्वेश्चन नंबर 9, द मीडियन ऑफ द डेटा। इस डेटा का मीडियन क्या हो सकता है, आप बताइए फटाफट से। इस डेटा का मीडियन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इस डेटा का मीडियन क्या हो सकता है, सोचिए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 33/2। अब देखिए मीडियन ऑफ द डेटा कैसे निकाला जा रहा है, कि देखिए 13 है, 15 है, 16 है, 17 है, 19, 20, तीन तीन 6 है, 6 है। अब बीच का तो कुछ है ही नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बोला जाए। तो देखिए इसको क्या काम करना है, आपको 17 और 16 को ऐड कर देना है,
और डिवाइड बाई 2 कर देना है। ठीक है, जब 5 होता तो 5 उंगली है तो पता है ना कि ये बीच का है, तो समझ जाता था। अब 6 उंगली में से कहाँ से बीच का निकालोगे भैया? यही कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द एम, अभिषेक मौर्य नहीं, एम मतलब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन है, ए कॉमा ए प्लस 3 कॉमा ए प्लस 6 कॉमा ए प्लस 9 एंड ए प्लस 10 इज 10, देन ए इज इक्वल टू, है ना? बताइए फटाफट से ए की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन, आपको है ना, ये सब तो आ जाने चाहिए। प्रैक्टिस फार्मूला की सिर्फ करनी है और कुछ नहीं। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 4 इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ सबको जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर देना है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन है 5 का, तो आंसर आपको दिख जाएगा 5 इज इक्वल टू 20, तो ए इज इक्वल टू 4। द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल इज, किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के पॉइंट पे आप ट्रेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो नंबर ऑफ ट्रेंजेंट मतलब कितना ट्रेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, आप खुद से पढ़िए और लगाइए, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बहुत आसान है क्वेश्चन। 1 3 2 इन्फानाइट, जीरो इन्फानाइट बोला, गलत है। इसका करेक्ट आंसर है 2, नहीं होगा, 1 इज द राइट आंसर। अब कोई सर्कल है, उसके किसी एक पॉइंट पे आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12, n square minus 1 is divisible by 8 if n is, n square minus 1 8 से डिविजिबल हो जाएगा अगर n की वैल्यू क्या, मतलब n क्या रहे, इंटीजर रहे, नेचुरल नंबर रहे, ऑड नंबर रहे या इवन नंबर रहे। सोचिए क्या हो सकता है। देखिए मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इसके ऑप्शन ही रख के आप निकाल सकते हो। पहले ये चीज चेक कर लिया करो, क्योंकि देखो ध्यान से देखो कि बीच सबसे कम किसका है रेंज, इंटीजर का और बड़ा रेंज है, नेचुरल नंबर का थोड़ा कम रेंज है, ऑड इवन बचते हैं जो उसके अंदर भी आ जाते हैं। तो क्यों ना ऑड इवन से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इंटीजर तो बहुत बड़ा रेंज है ना, तो क्यों ना ऑड इवन से चालू किया जाए। अब अगर हम यहाँ पे इवन रखते हैं, जैसे हम लग दिया इवन में 4 रख दिया, 4 4 जा 16 माइनस 1 15, नहीं नहीं इवन में तो हुआ ही नहीं। ऑड रख के देखते हैं, 5 रख देते हैं, तो 5 5 जा 25 माइनस 1 24, हाँ यार हो तो गया। अच्छा, तो 7 रख दिया जाए, 7 7 जा 49 माइनस 1 48, अरे हाँ ये भी हो गया यार। 11 रख दिया जाए तो 120 आ गया, ये भी हो गया, गजब। समझ रहे हो? तो ऐसे काम होता है। 3 रख दो, 3 3 जा क्या होता है, 3 3 जा 9 माइनस 1 8। तो ऐसी चीजें रख के आप खुद ही चेक कर सकते हो, एन ऑड इंटीजर आप यहाँ पर रख दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, आपको ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो और इक्वल, देन जीरोस जो है किसी भी ये जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल आर इक्वल है, तब क्या होगा, कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी? सी एंड बी हैव अपोजिट साइन। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर है सी एंड ए हैव द सेम साइंस। कैसे होगा चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए आपको सीधे से दिया है इक्वल टू पे डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी जीरो हो जाता है, तो यहाँ से आप ए सी की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बाई 4। अब जैसा कि दिख रहा है बी स्क्वायर बाई 4 हमेशा एक पॉजिटिव ही होगा, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव होगा, यानी कि ए सी जो होगा, ए सी का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। और ए सी तभी पॉसिबल है ग्रेटर देन जीरो हो, या तो ए और सी दोनों ही निगेटिव हो तो पॉजिटिव आ जाएगा आंसर, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो, एक भी निगेटिव रहा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर है सी एंड ए हैव द सेम साइन। Question number 14. If one of the zeros of the cubic polynomial is x cube plus x square plus bx plus c is minus 1, then the product of other two zeros क्या होगा? सोचिए, आपको एक जीरो दे दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस मांगा है ना? बाकी जो दो जीरो बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है बी माइनस ए प्लस 1। इसका आंसर देख लेते हैं कैसे लगेगा ये। तो यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल लिखा हुआ था और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल ली गई है 1 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, यानी नेगेटिव टर्म्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
जिससे -1 बीटा गामा इज इक्वल टू -c/1। सी की वैल्यू आ गई बीटा गामा, यानी कि बीटा गामा की वैल्यू जो आ गई वो सी के बराबर ही है, 1 - a + b, या ऐसे बोल सकते हैं b - a + 1। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस बढ़ते आगे फटाफट से, देखो ऊपर वाला कैसे निकला है, क्योंकि अगर एक जीरो दिया गया है तो सेटिस्फाई तो करेगा ना इक्वेशन को, इसलिए जो है वो p(-1) रख दिया गया है, जिससे c की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 15, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड। बताइए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल अगर एक साथ लिए जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, साइमल्टेनियस? नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है गाइस, साइमल्टेनियस इक्वेशन इज द राइट आंसर। अब देखो एक साथ लेंगे तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स हैं तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएंगी। इन a triangle the sum of two angles equal to the third angle if the difference between two angle is 30, find the angles। सोचिए इसका आंसर क्या होगा, लगाइए फटाफट से, क्वेश्चन को समझिए खुद से। एक ट्राइंगल है, दो दो एंगल का सम जो है तीसरे एंगल के बराबर है, और डिफरेंस दिया है 30, तो एंगल क्या होंगे? पॉज करिए, आंसर लगाइए। इसका करेक्ट आंसर है 30, 60, 90। कैसे देख लेते हैं, देखिए सबका सम करके 180 डिग्री होता है ट्राइंगल का, तो पता ही होगा। और एक्स वाई बार बार क्यों लिखा है? क्योंकि देखो वही चीज बराबर है ना, x + y इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, x ले लो प्लस वाई ले लो, फिर तीसरा वाला इक्वल था ना, इसीलिए x + y के बराबर है। तो x + y जो है 30 आ गया, और x + y 90 आ गया, x - y 30 आ गया। दो इक्वेशन को सॉल्व करिए, दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे आपने देख लिया सॉल्व करके, आंसर आ गया, एंगल्स आर 30, 60 एंड 90। क्वेश्चन नंबर 17, साइन 2a इक्वल टू 2 sin a। ये ट्रू कब होगा? जब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका तरीका है था, तो आप पूरा ऐसे ऐसे रखिए, है ना, सॉल्व करिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोच सोच के, कोई फॉर्मूला हो तो लगाइए। ऑप्शंस दूसरा तरीका मैं हमेशा बोलता हूँ, नहीं कुछ समझ में आए तो ऑप्शन रख के फटाफट से चेक करिए। 30, अच्छा जो आसान आसान रहे ऑप्शन उसको पहले ही रख के चेक कर लेना चाहिए, ये नहीं कि सीधे बैठ के 120 पे ट्राई मार देते हैं। वैसा नहीं है भैया, है ना, धीरे धीरे खाना खाओ, पूरा नहीं खाना एक साथ। तो जीरो से चालू करते हैं, तो देखो जीरो रखोगे, sin 2a, 2 × 0 sin 0 0, 2 × sin a sin 0 0, 2 × 0 0, तो a की वैल्यू जीरो हो गई, खत्म, पहले ही आंसर मिल गया हमको। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस। निकालिए एक्सप्रेशन की वैल्यू, आपकी एक्सप्रेशन बदल गया होगा, कोई बात नहीं, निकालिए इसका आंसर क्या होगा। cosec 75 + थीटा माइनस sec 15 - थीटा माइनस tan 55 + थीटा प्लस cot 35 - थीटा। इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पॉज करके पहले आप सॉल्व करिए। इसका करेक्ट आंसर है जीरो। अरे वाह, इसका भी आंसर जीरो है, कैसे है देख लेते हैं। अब देखिए इसको पूरा ऐसे लिखने के बाद बस आपको यहाँ पे जो इनके फॉर्मूले हैं वो कन्वर्जन वाले वो लगा देने हैं, कि tan 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो उसी प्रकार sec 90 - थीटा cosec थीटा होता है। ये सब सॉल्व कर करके सारी चीजें आपस में कट जाएंगी, कट कुट के जीरो आ जाएगा। आप आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हो, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। इफ द cos अल्फा प्लस बीटा जीरो है तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर। अच्छा देखने पे ऐसे नहीं लगता है ना, कि ऐसे लगता है कि अचानक से इतना हार्ड क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लेकिन जब आप एक्चुअली में करते हो सॉल्व, जब मैं दिखाता हूँ एक्सप्लेनेशन, तब लगता है ये तो इतना ही आसान था क्या। तो ऐसे ही आपको देखिए ध्यान से इस चीज को। इसका करेक्ट आंसर है गाइस cos 2 बीटा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो है, तो cos 90 डिग्री, ठीक है, अल्फा मतलब जीरो, मतलब समझ रहे हो ना, cos 90 डिग्री जीरो होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई क्या? 90 डिग्री। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे लिख सकते हो ना, अल्फा माइनस बीटा को बीटा प्लस भी कर दो, बीटा माइनस भी कर दो, इसमें ये चीज तो किया जा सकता है, तो उसी चीज को यहाँ पे किया गया है, साइन अल्फा प्लस बीटा -2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, और साइन 90 - 2 बीटा cos 2 बीटा होता है, और क्या। बढ़ते हैं आगे। अगर दो कॉइन्स को एयर में फेंक दिए, थ्रो कर दिए, टॉस कर दिए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, दोनों पे टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसका आंसर बहुत ही आसान है, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 1/4 इज द राइट आंसर, जी हाँ बिल्कुल, 1/4 इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं आगे। अब देखो ध्यान से, कुछ है नहीं करना, जितनी प्रोबेबिलिटी नीचे है, जिसका पर्टिकुलर पूछा वो देख लो। और नीचे क्या आ सकता है? हेड टेल टेल हेड, हेड हेड टेल टेल, दोनों टेल टेल आने का एक का चांस है, और नीचे से चार हैं तो 1/4 आगे बढ़ते हैं। कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। प्रोबेबिलिटी तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना, जिसमें कार्ड में चेहरे बने होंगे। अब पता होगा कितने होते हैं तो भैया फट से निकाल लोगे, नहीं तो फिर जन्म लग जाएंगे, है ना। ऐसा मत कहना भैया ताश वाश तो हम नहीं खेलते, हमें नहीं पता। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको ताश के पत्ते तो एक बार जीवन में देखने ही पड़ेंगे, आज नहीं देखोगे तो कल तो देखने ही पड़ेंगे। द करेक्ट आंसर है 3/13। समझ रहे हो? 3/13। अब ध्यान से देखो, जो है 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल, है ना, 12 फेस कार्ड होते हैं। आप लोग देखिएगा, देख के बताइएगा, नाम लिखिएगा कमेंट में कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये चीज रहा इसका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, अगर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी है ना, आंध्र प्रदेश नहीं भैया, अरिथमेटिक प्रोग्रेस, 2n² + 5n, देन इट्स nth टर्म निकालिए। ये सब सवाल ऐसा लगता है भैया क्यों है जीवन में ये सब क्वेश्चंस, यही वाले तो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं हम लोग, है ना। ऐसा नहीं करना है, ये सब सवाल लगाना है आपको, तभी आपके नंबर उठेंगे अच्छे से। और जितनी भी प्रैक्टिस आपको कराई गई है वरदान सीरीज में, इससे पहले वाले जितनी भी चीजें हैं आप सब देख के जाइए, देखिएगा फिर। इतने क्वेश्चन हो गए यार, अब बहुत है, मतलब इतने वैरायटी कवर कर लिए। आराम से यार, आराम से कर लोगे, कोई बहुत टफ नहीं रहेगा, इतने में से ही सब हो जाएगा। करेक्ट आंसर है 4n + 3। देख लीजिए, इतना बड़ा बड़ा सोल्यूशन है, कुछ नहीं है, एनसीईआरटी वगैरह में, आर एस अग्रवाल वगैरह में आपने सॉल्व भी किया होगा। यही चीज है इसका आंसर, सम ऑफ द एपी, और दो टर्म का फिर, है ना, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a + n - 1d, बस केवल यही निकालने के लिए, ए की वैल्यू एन की वैल्यू जो भी है, ए की वैल्यू निकालने के लिए सब तामझाम किया गया। और nth टर्म की वैल्यू आ गई 4n + 3। मोड क्या होता है? मोड, मोड़े नहीं है, मोड है ना। मोड इज द मिडल मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू, या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज से बचा करिए, थोड़ा सा पहले ऑप्शन पढ़ा करिए फिर लगाया करिए। करेक्ट आंसर है मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू, वही होता है मोड। गाइस 24 क्वेश्चन नंबर ये रहा, इफ द मोड इज इक्वल टू के मीडियन -2 मीन, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बताइए फटाफट से। के की वैल्यू आपको बतानी है। अगर मोड की, यहाँ पे लिखा है ना, अगर मोड इज इक्वल टू के मीडियन -2 मीन है, बस इतना ही है ना। ये डॉट के मत देखिए आप, ये बस इतना ही है, मोड इज इक्वल टू के मीडियन -2 मीन, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है, 1 2 3 23। इसका करेक्ट आंसर मैं दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 3 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, है ना, ये फॉर्मूला ही होता है, तो इसमें आप जब रख दोगे तो के की वैल्यू आपको 3 निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर सॉलिड हैविंग द रेडियस 7 सेंटीमीटर, आंसर बताइए। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है, और इसका आंसर बताइए, देखते हैं 25 में से आप कितने सवाल सही कर पाते हो। 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 462, जिन्होंने दिया बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर आपके स्क्रीन सामने, टोटल सरफेस एरिया जो होता है 3πr² होता है, हाँ 3πr²। 3 इंटू, ये सब चीज सॉल्व तो कर ही लोगे ना, 22/7 × 7 × 60, और कट के आप लोग फिट के आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइज ये था हमारा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको करने में मजा आया होगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, है ना, कैसा लगा ये वीडियो। आप लोग नोटिफिकेशन बेल और सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। एंड कमेंट बताइए कितना आपने सही किया। और इसी तरह वरदान सीरीज में अभी हम लोग फटाफट से आने वाली वीडियो जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारी चीजें लाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, करके जाइए एग्जाम में, तभी मजा आएगा। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।